नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल हूँ। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। यूरो ऑन्कोलॉजी जो मेरा फील्ड है वो एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम शरीर के अंदर जितने भी कैंसर्स होते हैं, खासकर जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूरोलॉजी में हमारे पास काफ़ी ऑर्गन्स आते हैं, किडनी हो गया या हमारा प्रोस्टेट हो गया जिसको हम कहते हैं ददूत, या फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली हो गई। इन सारे ऑर्गन्स के अंदर कहीं पर भी कोई कैंसर जैसी बीमारी होती है या कोई गांठ होती है तो उस चीज़ का हम ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं और हम उस चीज़ के लिए खास स्पेशलिस्ट हैं। यूरो ऑन्कोलॉजी सर एक ऐसा फील्ड है जो आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है और हमारी जो सब स्पेशलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इन कैंसर पेशेंट्स को बेटर टू बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में रहती है। और आज की तारीख में हम रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से 900 से ज़्यादा पेशेंट्स का कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो परफॉर्म कर चुके हैं। सो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य मकसद है आप लोगों के सामने कुछ ऐसे केसेस को लेके आना जिसमें हमने मशीन के माध्यम से, रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कुछ कॉम्प्लेक्स कैंसर के केसेस को ऑपरेट किया, उनको परफॉर्म किया और लोगों को कैंसर की बीमारी से पूरी तरीके से निजात दिलवाई। अगर हम बात करें आज के हमारे केसेस की, तो एक 56 वर्षीय व्यक्ति हमारे पास आए थे जिनका आज से 7 साल पहले 2018 में किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी किडनी काम नहीं करती थी और उनको किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा था। उनके सिस्टर ने उनको किडनी डोनेट की थी और अनफॉर्चुनेटली उस किडनी में जो उनकी प्रीशियस किडनी थी उसमें 3 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर जो है वो डेवलप हो गया। जब वो हमारे पास आए तो उनका क्रेटिनिन भी काफ़ी बॉर्डरलाइन था और उनकी डायबिटीज़ की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड थी। तो हम देख सकते हैं इन पिक्चर्स के अंदर कि एक किडनी है जो हमारे ट्रांसप्लांट वाले एरिया में लगी हुई है और उसके ऊपर सामने की तरफ एक 3 सेंटीमीटर की गांठ बन गई है। इस तरह के पेशेंट्स जब आम तौर पे लोगों के पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो उसमें हमारा पहला ट्रीटमेंट होता है कि हम पूरी की पूरी किडनी को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद पेशेंट को दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है। कम से कम 2 साल तक उनको डायलिसिस पे रहना पड़ता है और उसके बाद उनको दोबारा ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ सकता है। पर हमने इनके केसेस में इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हमने इनके लिए एक दूसरी सर्जरी परफॉर्म की। हमने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इनकी किडनी को पूरी तरीके से बचाया और हमने जो ट्यूमर था, जो गांठ जो कैंसर किडनी के अंदर बन गया था, उसको हमने पूरी तरीके से रिमूव किया। इस सर्जरी को हम रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो ट्यूमर है उसको पूरी तरीके से हटाया जाता है, लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो हमारी मेन किडनी है उसको हम पूरी तरीके से प्रिजर्व करें, उसको हम बचा के चलें। हमने अपनी रोबोटिक मशीन को इस कंडीशन में पेशेंट की ट्रांसप्लांट किडनी के हिसाब से मॉडिफाई किया। हमने जो अरेंजमेंट है उसको पूरी तरीके से मॉडिफाई किया और हम देख सकते हैं कि जो ट्यूमर है जो हमें किडनी के ऊपर दिख रहा है उसको हमने रिमूव किया। हालांकि हमने जो किडनी थी, जो ट्रांसप्लांट, जो उनकी प्रीशियस किडनी थी जिसके ऊपर उनकी बॉडी चल रही थी, उसको हमने पूरी तरीके से प्रिजर्व किया। इस ऑपरेशन में उनको कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दौरान उनको किसी भी तरह के डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी और 3 दिन के अंदर अंदर उनकी रिकवरी कंप्लीट हो गई और 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। आज इस चीज़ को लगभग 8 से 10 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और ये पेशेंट आज की डेट में अपनी कम्प्लीटली कैंसर फ्री लाइफ जी रहे हैं, कम्प्लीटली विदाउट एनी कैंसर अपनी नॉर्मल सेम ट्रांसप्लांट किडनी के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं। सिमिलरली एक और बहुत ही अद्भुत सिनेरियो हमारे सामने आया था। एक पेशेंट हमारे पास आए, 62 वर्षीय व्यक्ति थे जिनको यूरिन में काफ़ी दिनों से ब्लड आ रहा था। जब उन्होंने अपना स्कैन करवाया, सीटी स्कैन वगैरह टेस्ट हुए, तो पता लगा कि उनकी किडनी में एक 14 सेंटीमीटर का बड़ा सा ट्यूमर बन गया है और ना सिर्फ वो ट्यूमर जो है वो किडनी के अंदर है, वो किडनी के आसपास जो हमारी खून की बड़ी नसें होती हैं जिसको हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं, IVC, वो उस इंफीरियर वेना कैवा यानी उस बड़ी खून की नस के अंदर भी ट्यूमर चला गया था। जब ऐसे केसेस में पहले कभी भी सर्जरीज परफॉर्म की जाती थी तो वो ओपन टेक्निक से परफॉर्म की जाती थी और ओपन टेक्निक से जब ये सर्जरीज परफॉर्म करते थे तो बड़े चीरा लगता था, 25 से 30 सेंटीमीटर बड़ा चीरा लगता था और उसमें ट्यूमर का जो थ्रोम्बस होता है, जो ट्यूमर होता है, उसको निकल के हार्ट में जाने का रिस्क रहता है और पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। साथ ही ऐसे कंडीशन के अंदर किडनी में ऐसे कंडीशन में जब ओपन ऑपरेशन होता है तो उसमें ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है और आम तौर पे 3 से 4 यूनिट ऐसे पेशेंट्स को ब्लड चढ़ाया जाता है।
हालांकि हमने इस स्पेसिफिक सिनेरियो में हमने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से सर्जरी परफॉर्म की, रोबोटिक मशीन के माध्यम से सर्जरी परफॉर्म की, और हम देख सकते हैं कि हमने किडनी के ट्यूमर को, जो खून की बड़ी नसें हैं, हमने उसको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया, उनको लोकलाइज्ड किया, और उसको ओपन करके उसमें से जितना भी ये ट्यूमर का थ्रोम्बस था, जो ट्यूमर नस में आया हुआ था, उसको नस से भी निकाला, किडनी से भी निकाला, और उसके बाद उसकी पूरी रिपेयर रोबोटिक मशीन के माध्यम से ही की गई। सबसे हैरान करने वाली बात इस सिनेरियो में हमारी ये रही, क्योंकि ये ऑपरेशन रोबोटिक मशीन की मदद से हुआ। पेशेंट का जो ब्लड लॉस था वो बमुश्किल 200 ml रहा। उनको कोई भी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको कोई भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 3 से 4 दिन की रिकवरी के बाद उनको हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। एंड अगेन ही इज़ ऑल्सो लिविंग वेरी वेरी नॉर्मल एंड कैंसर फ्री लाइफ नाउ। सो आज भी उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल तरीके से चल रही है। सो आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो बताने का वो ये है कि हम आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट्स, ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हो गई हैं, और ख़ासकर रोबोटिक सर्जरी उनमें से एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन भी बहुत ही आसानी से परफॉर्म किया जा रहा है। खासकर अगर हमारी किडनी में कोई ट्यूमर है या प्रोस्टेट में कोई कैंसर है, तो उन ऑपरेशंस को रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम ट्यूमर को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, पर हम किडनी को बचाते हैं, किडनी को सेव करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की किडनी बचाई जा सकती है तो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सो ट्यूमर और कैंसर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, इसके लिए हमें सजग रहना बहुत ज़रूरी है। पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई डायग्नोसिस होता भी है या ऐसा कोई सिनेरियो होता है जिसमें उनको ट्यूमर की दिक्कत आती है या कैंसर की दिक्कत आती है, तो उनको घबराना नहीं है। आज की तारीख में मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है कि हमारे पास एक से बढ़ के एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। धन्यवाद। आज का जितने भी सर्जरी है वो रोबोटिक के थ्रू होता है, तो इन फ्यूचर और क्या क्या चीज इसके अलावा की जाएंगे तो सर्जरी रोबोट के द्वारा? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का अगर हम मतलब समझें तो ऐसा नहीं है कि उसमें मशीन जो है वो अपने आप कोई सर्जरी परफॉर्म करती है। रोबोटिक सर्जरी को पूरी तरीके से जो सर्जन है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, वो ही कंट्रोल करते हैं, वो ही परफॉर्म करते हैं। हालांकि वो सर्जरी को परफॉर्म करने में मशीन की मदद लेते हैं, उसके हिसाब से वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। मेडिकल साइंस, जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। हो सकता है आज की तारीख में जो ऑपरेशंस हमें लगता हो कि पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में वैसे ऑपरेशंस भी पॉसिबल हो पाएँ। और कई बार ये भी हो सकता है आज से 10 से 15 साल बाद जो मशीन हमें बताए कि आप यहाँ पे चीरा लगाइए या यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करिए, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। हालांकि वो सिचुएशन आज तक अभी तक हमारे पास डेवलप नहीं है, बट जो भी चीज़ें मेडिकल साइंस में डेवलप हो रही हैं उनका अंत रिजल्ट ये है कि हमारे पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर हमारे पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिले तो हम उस टेक्नोलॉजी का, उस एडवांसमेंट का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पर अगर कोई नई माध्यम की, कोई नई टेक्निक अगर पेशेंट्स को बेनिफिट ना दे तो फिर उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। पूरे तरीके से रोबोटिक सर्जरी पर डिपेंड है। हाँ, रोबोटिक सर्जरी आज के समय में बहुत ज़्यादा कैंसर्स के ऊपर परफॉर्म की जा रही है, बहुत मैक्सिमम कैंसर्स के लिए परफॉर्म की जा रही है। हर ऑपरेशंस के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, पर हमारे पेट के अंदर जितने भी मेजर बीमारियाँ होती हैं, आज की तारीख में इवन हमारे खुद के हॉस्पिटल में, फोर्टिस मोहाली में भी मैक्सिमम ऑपरेशन जो पेट के हैं वो रोबोटिक सर्जरी से परफॉर्म किए जा रहे हैं। वो ट्यूमर जो रहा वो किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान डेवलप हुआ या पहले से किडनी में जो नई दी गई उसमें था? नहीं, तो जब भी, हाँ, मैं इस चीज़ का ये आई थिंक थोड़ा सा हमें भ्रांति हो सकती है अगर हम उसको पढ़ें तो। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो जो व्यक्ति किडनी दान करता है उसका पूरी तरीके से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उनके सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसे काफ़ी टेस्ट होते हैं टू मेक श्योर कि कोई भी डिसीज्ड वाली किडनी हमारे पेशेंट को ना मिले। तो डेफिनेटली जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया था 2018 में, उस टाइम पे उनको कोई भी ट्यूमर जैसी दिक्कत उस ट्रांसप्लांटेड किडनी में नहीं थी, बट वो ओवर द टाइम नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर धीरे धीरे करके वो ट्यूमर डेवलप हुआ। ट्रांसप्लांट के दौरान सब चीजें ध्यान दें। हाँ, ऑफ कोर्स, वो बिना उन टेस्ट के कभी भी ट्रांसप्लांट परफॉर्म नहीं किया जाता। लेकिन रोबोटिक सर्जरी आप कहते हैं साइज होती है और कम नुकसान करती है, बिल्कुल।
लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि परंपरागत सर्जरी जो है वो बेटर रहती है। सी यही यही एक मिथ है जिसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी जितनी भी मेडिकल फोरम्स में और बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स में भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम उनको यही बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत तरीके से सर्जरी की जाती थी वो कहीं भी किसी भी तरीके से मशीन के माध्यम से जो सर्जरी की जाती है उससे उच्चतर दर्जे की है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जो सर्जरी ओपन टेक्निक से परफॉर्म की जाती है वही उससे बेटर सर्जरी जो है वो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से, रोबोटिक मशीन के माध्यम से परफॉर्म की जा रही है। सिर्फ हमारे ही सेंटर में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप कोई भी बड़े सेंटर्स देखेंगे पूरी वर्ल्ड में, चाहे किसी भी बड़े सिटीज़ में देखें, वो सारे बड़े ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस मशीन की हेल्प से कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी अभी असिस्टेड रहती है, एआई का जमाना आ गया, तो आगे क्या लग रहा है कि एआई कितना उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होगा? सी जैसा मैंने अभी वही क्वेश्चन का आंसर किया कि एआई का अभी कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारी रोबोटिक सर्जरी में नहीं हुआ है और हो सकता है अगले 15 से 20 साल के अंदर, 10 से 15 साल के अंदर वो फर्दर कुछ चेंजेस लेके आए, जैसे कि वो डॉक्टर को गाइड करे, मशीन अपने आप से डॉक्टर को गाइड करे कि आप कहाँ पे चीरा लगाइए या कहाँ पे ट्यूमर है। इस टाइप की चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं। आज की तारीख में इवन जो हमारी रोबोटिक सर्जरी है उसको भी पूरी तरीके से डॉक्टर खुद ही कंट्रोल करते हैं, अपने हाथों से परफॉर्म करते हैं, मशीन की हेल्प लेते हैं लेकिन अपने हाथों से ही परफॉर्म करते हैं। रोबोट के नाम पर जो है काफी महंगी हो जाती है सर्जरी, तो वो कॉस्टिंग ठीक है कि महंगी होती है, जो मशीनें हैं वो कॉस्ट कब तक होने की उम्मीद है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हम चलन में आएंगे तब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और अगर हम एक तरीके से देखें तो हमें लगता है कि कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें तो कई बार हमें ये भी आइडिया लगता है कि इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि अगर हम पूरी पिक्चर को देखें, रोबोटिक सर्जरी के बाद हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स दूसरे तीसरे दिन के अंदर डिस्चार्ज होते हैं। वहीं पे जो खुला चीरा लगता है वो पेशेंट जो है वो 10 से 15 दिन के बाद डिस्चार्ज होते हैं और उनको घर जाने के बाद भी कंप्लीट रिकवरी में 3 महीने के आसपास का समय लगता है। जितने टाइम आप रिकवर हो रहे हो उतने टाइम आप अपने काम से दूर हो, जितने टाइम आप रिकवर हो रहे हो, जितने टाइम आप हॉस्पिटल में भर्ती हो उतने टाइम आपके रिलेटिव्स भी काम से दूर हैं। तो आप एक पूरी पिक्चर को देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि रोबोटिक सर्जरी जो कॉस्ट एक्स्ट्रा ले रही है वो पेशेंट को ओवरऑल कॉस्ट में एड ऑन नहीं होता। इवन आपका जो हॉस्पिटल स्टे है, 7 दिन का अगर हमारा हॉस्पिटल स्टे है वो अगर 3 दिन का रह जाता है तो जो स्टे का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, इंजेक्शंस का कॉस्ट कम हो जाता है, मेडिसिन जो लगनी है उनका कॉस्ट कम हो जाता है। सो फ़र्क काफ़ी चीज़ों में आता है और ओवरऑल कॉस्ट जो पेशेंट को फाइनल पे करनी पड़ती है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती।